साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग छठवीं बीपीएससी की जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट के तहत जो आस्था कोचिंग है, आस्था आईएएस, उसके प्रैक्टिस सेट को लिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसका आस्था आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, इसका सेट नंबर 1, उसको हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। इनके प्रैक्टिस सेट की खासियत क्या है कि इन्होंने सेक्शन वाइज इन्होंने प्रैक्टिस सेट बनाया। जैसे कि पहले सेट में इन्होंने भारत और बिहार के हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया है। तो यहाँ पर हम लोग जो पूरे 150 क्वेश्चन है उनको हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन मतलब किस चित्र का चित्रांकन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर डी होगा, एक श्रृंगी पशु का। तो हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर पे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो पहला है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगला है अभिलेख में पहली पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। तीसरा है सी, इसका भारत में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और डी है अग्निकुंड जो है वो राखीगढ़ी एवं धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आप देखेंगे ए वाला ऑप्शन सही है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। इसके अलावा अन्य की बात करें तो आप देखेंगे जहाँ अभिलेख में एक से ज़्यादा पंक्तियाँ होती थी वहाँ पहली पंक्ति जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, न कि बाईं से दाईं ओर। तथा दूसरी चीज़ कि भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा काल का वो राखीगढ़ी है जो कि आपका हरियाणा में है। और तीसरी चीज़ कि अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से, न कि राखीगढ़ी और धौलावीरा से। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का प्रयोग या अभिप्राय किससे है। तो ये सिंधु सभ्यता से है। अगला है आर्यों के प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले पायदान पर क्या था। तो इसमें सबसे निचले पायदान पर क्या रहेगा, कुल होगा। ठीक है, तो कुल, तो इसको देखेंगे तो आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटे होते हैं। सबसे सबसे छोटा जो हिस्सा था या सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल था। कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व और सबसे उससे बड़ा जन और सबसे बड़ा राष्ट्र होता था। ग्राम का मुखिया को ग्रामीण, विश्व के प्रधान को या विश्व के जो हेड होता था उसे प्रधान को विश्वपति कहा जाता है और जन के शासक को राजन कहते थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा की थी और उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला है इनमें से किस वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का मतलब मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी। तो इसमें सातवाहन वंश है, 6 का बी। तो 60 ईसा पूर्व सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश को स्थापित किया था और इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। इनमें से सातवाहन जो है ये राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। अगला है कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर कहाँ है। तो सर्वाधिक मंदिर जो है आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 3000 मंदिर है। ठीक है, अगला है गोंडो फर्निस निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो गोंडो फर्निस जो है ये पल्लव वंश से संबंधित रहे हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों के जो 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे इसके जो 10वां मंडल है इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि कृषि के प्रक्रिया का वर्णन मिलता है किस में मिलता है। तो कृषि के प्रक्रिया का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 4th मंडल में, जिसके रचयिता ऋषि वामदेव हैं। और इसमें कृषि के बारे में वर्णन मिलता है। अगला है दशराज युद्ध का वर्णन जो है, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह युद्ध कहाँ पे होता है। तो परशुनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी होता है। अगला है कि सूत्र युग का समय क्या है। तो सूत्र युग का समय जो है ये 800 से 600 ईसा पूर्व है। सूत्रकाल या धर्म शास्त्रों का युग जो है 800 से 600 ईसा पूर्व का है, क्योंकि इसी का युग में या काल में शास्त्रों की रचना सर्वाधिक होती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वक्तव्य उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही है। पहला है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। अगला है कठोपनिषद में नचिकेता यम संवाद का उल्लेख मिलता है। और तीसरा है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे। इसमें पहला और दूसरा कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ सही है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। पर जो तीसरा कथन है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है, तो नहीं, बादरायण नहीं, जैमिनी रहे हैं। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम राहुल था। इनका जन्म, ये लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु में है, वर्तमान में ये नेपाल में आता है। और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला है महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस जगह पे? कुशीपारा नामक स्थान पर, मल्लों के गणतंत्र में। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हरिहर और बुक्का दोनों, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। तो शाहजहां के काल को, अकबर का जो अकबर का पुत्र जहांगीर होता है, जहांगीर के बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां। तो जहांगीर के समय में आर्ट से संबंधित चीज़ें थी, चित्रकला से। और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का उद्भव होता है, या इसमें ज़्यादा वृद्धि होती है। तो शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। ठीक है, इसके अलावा जो आगरा का ताजमहल है वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया जाता है। अगला है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है आपका 1600 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया। और इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला के साथ से संबंध के कारण चर्चा में रहा। तो बालाजी प्रथम जो था, 19 नंबर, बालाजी प्रथम जो है ये मस्तानी नामक महिला से संबंध की वजह से चर्चा में रहा है, या चर्चा में प्रसिद्ध था। अगला है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। तो ताजमहल का मुख्य निर्माणकर्ता जो था ईशा अहमद लाहौरी। कौन था? ईशा अहमद लाहौरी था। तथा मोहम्मद हाशिम और जो मोहम्मद फ़कीर इसमें दिए गए हैं, मोहम्मद हाशिम और मोहम्मद फ़कीर, ये जो हैं शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार थे। अगला है थरमट का युद्ध। थरमट का युद्ध कब होता? तो थरमट का युद्ध जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध था शाहजहां, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य। यह 15 अप्रैल 1658 में, 15 अप्रैल 1658 को यह युद्ध होता है। इस युद्ध में औरंगजेब जो है दारा सिकोह को पराजित करता है। अगला प्रश्न है कि शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है। तो शिवनेरी क्या है? एक किला है। इसके बारे में देखें तो शिवनेरी एक दुर्ग या किला है जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे के समीप अवस्थित है। यह शिवाजी को जन्म स्थान भी है। वर्तमान में इसका मालिकाना हक जो है भारत सरकार के पास है। अगला है सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह जो है आपका पश्चिम में, ये बंगाल से संबंधित रहा है। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 के मध्य में होता है। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजर शाह, मूसा शाह एवं भवानी पाठक थे। और इस विद्रोह का वर्णन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया है। अगला है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार प्रोविंशियल सभा का जो गठन है वो सहजानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? 1929 में इन्होंने स्थापना की थी। और इसे बिहार में फैलाने का कार्य जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल सकृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा इत्यादि इसमें शामिल थे। अगला है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना था। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार जो है अलग राज्य बना था। तो इसी अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग जो है आपका
पटना के समीपवर्ती क्षेत्र मुंगेर व भागलपुर में किया गया था। तो इस प्रकार से दो जगह पे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा सारण को जो है ये अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला है पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब होती है? तो पटना में जो स्वदेशी संघ की स्थापना है ये 1930 में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष जो रहते हैं सर अली इमाम थे। अगला है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और ये जो विष्णु विश्वास रहे ये नील आंदोलन से संबंधित रहे हैं। नील आंदोलन आपका 1854 से 60 के मध्य में होता है और इस विद्रोह का विस्तार जो है वो बंगाल में था। इस विद्रोह के संदर्भ में किसानों का कष्ट दीनबंधु मिश्र ने अपने ग्रंथ नील दर्पण में उल्लेख किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका नील विद्रोह नहीं है, तो आपका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को होती है और यही तिथि निश्चित की गई थी तथा राजेंद्र प्रसाद ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। सर्वप्रथम सारण व चंपारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जो है 1921 में होती है, जनवरी 1921 में होती है और इसका उद्घाटन जो है महात्मा गांधी ने किया था 6 फरवरी 1925 को, और 6 फरवरी 1925 के दिन ही बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह बनवाली से प्राप्त हुआ। बनवाली आपका हरियाणा में है। यहाँ से आपका हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था तथा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि बोलन दर्रे के समीप है। अगला है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनसे संबंधित जो जानकारी है वो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो कलिंग राजा खारवेल जो है ये महामेघवाहन वंश का तृतीय व सबसे महान शासक था। खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये भारत में अवस्थित है। कहाँ पर है? भारत में अवस्थित है। ओदंतपुरी जो है भारत के बिहार में स्थित है और यह बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा की जाती है। गोपाल का शासनकाल 730 से 749 ईस्वी रहा है। अगला है कि बहमनी राज की स्थापना इनमें से किसके समय में हुई? ये नहीं पूछना किसने की, किसके समय में हुई ये बताना हमें। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बैठता है और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना होती 1336 में। अगला है कि मोरक्को यात्री इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक में किस राजा के शासनकाल का वर्णन किया है? तो इसने जो है अपनी पुस्तक में, ये मोरक्को का यात्री था और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रहला था। पुस्तक का नाम रहला या तुहफा उल नजर फी गरीब उल अशर या अजीब उल अशर पूरा नाम था, शॉर्ट में रहला के नाम से जानते हैं। इसमें इसने हरिहर प्रथम के बारे में के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह की यदि बात करें तो संथाल जो है अब झारखंड में, इसका जो ये विद्रोह जो होता है 1855 से लेकर के 56 के मध्य में होता है और ये आपका जो 1857 की क्रांति होती है उसके पहले ही यह होता है। इसके नेतृत्व करता है सीधू कान्हू, चाँद, भैरो, भूलो एवं झानो और यह मुख्यतः जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर यह विद्रोह हुआ। तो यहाँ पे चाँद, भैरो, भूलो, सिंधु ये सभी के सभी इसके प्रमुख नेता थे। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को परिचित कराना था। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कर्टिस को जो है द्वैध शासन का
जनक माना जाता है। और बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी में भारतीय शासन विधान में लागू होता है, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित होता है। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कर्जन के समय में होती है, और इसकी जो घोषणा होती है वो 3 दिसंबर 1903 में होती है, परंतु औपचारिक घोषणा जो होती है वो 19 जुलाई 1905 में होती है। तो ऐसे नॉर्मली जो घोषणा 1903 में होती है, औपचारिक घोषणा 1905 में होती है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था? तो इसका आरंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, तथा बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, तथा इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और स्थापना कब होती है? 1885 में। अगला है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का पहला मुस्लिम विजेता जो था वो बख्तियार खिलजी था। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाही सालार था। इसने सर्वप्रथम 1198 ईस्वी में उदंतपुरी, जो बिहार शरीफ वाला इलाका है, उदंतपुरी को विजित किया, और इसके आक्रमण से ही भारत में तुर्कों का शासन आरंभ होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय की लोकप्रियता हासिल हुई? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो फिरदौसी सिलसिले को कहते हैं लोकप्रियता हासिल है। तो 13वीं शताब्दी में चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय थे। इनमें से सबसे अधिक लोकप्रियता जो है फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त होती है। अगला है कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर शहर के संस्थापक जो थे वो गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे, और इन्हें गुरु के पास 1574 में मिलती है, और इनके पुत्र जो 5वें थे गुरु अर्जुन देव थे। अगला है बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजन, हीन यान और महायान शाखा के विभाजन किस संगीत में होता है? तो ये चतुर्थ संगीत में होता है, चतुर्थ संगीत में होता है, जिसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होता है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष रहते हैं। और इसी में इसमें 2 पार्ट में यह विभाजित हो जाता है, और यह कनिष्क के समय में इसका आयोजन होता है। अगला है तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है पूर्व में ये काला अशोक के समय में होती है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्र तुष्य थे। तो मोगलपुत्र तुष्य इसमें नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो अर्धमगधी भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, और इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमगधी भाषा में दिया था। अगला है किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रोथा कहा गया? पाली ब्रोथा कहा गया है, तो ये मेगस्थनीज की इंडिका में कहा गया है। तो मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई। इसमें पटना को पाली ब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व जो 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थे। अगला है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिक हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष होते हैं, और इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे, और अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर, बासवान सिंह इत्यादि थे। अगला है कि इनमें से किस ग्रंथ को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है? तो ऋग्वेद को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो मोहम्मद जिन्ना को ही इन्होंने माना है। अगला है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1906 और 7 में होती है। 1906 और 7 में बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी, तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया था। अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है 1885 में जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी व के टी तेलंग के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 1885 ईस्वी में बम्बई में नागरिकों की एक सभा जमदेश जी जीजो भाई की अध्यक्षता में होती है, और इसी सभा में इस संगठन गठन की घोषणा की गई थी। अगला है बायोम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध की गई थी? तो यह छुआछूत के खिलाफ थी। तो बायोम सत्याग्रह एक प्रकार गांधीवादी आंदोलन था,
जो कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था तथा मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। इसका विस्तार जो है केरल था तथा नारायण गुरु एन कुमारन टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इन्होंने जो है कांग्रेस ने द्वितीय में लिया था, जिस इनके तरफ से जो प्रतिनिधि थे गांधी थे, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। तो पहला 1930 में होता है, दूसरे का जो आयोजन है 1931 में होता है। तीनों में किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला है यहाँ पे सुमेलित करना है, तो इसमें आप देखें तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कहाँ पे है? मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है आपका तिरुमल में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। बेलूर मठ हावड़ा में। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। इन्होंने 1915 में इसकी स्थापना हरिद्वार कुंभ मेले में की थी तथा कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है पालीताना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो पालीताना गुजरात के भावनगर स्थित एक प्रमुख शहर है, प्रमुख मंदिर है तथा जैन धर्म जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। पालीताना शत्रुंजय नदी के तट पर शत्रुंजय पर्वत की तलहटी में स्थित है तथा यहाँ 900 से अधिक जैन मंदिर हैं और पालीताना के इन जैन मंदिरों को टर्कस भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष में कलिंग पर अटैक किया था या हमला किया था? तो 8वें वर्ष में किया था। 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है और यह वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। और इसी के बाद वह जो है हिंसा का मार्ग छोड़ देता है और बौद्ध धर्म अपनाता है। अगला है, इनमें से कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी या उसका जो पुत्र बिंदुसार होता है, इसी को ही अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक, तो बिंदुसार। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने बेलगांव में जो अधिवेशन होता है 1924 में, इसकी अध्यक्षता की थी और यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। अगला है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इनमें जो है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जो कि कैबिनेट मिशन कब आता है? 24 मार्च 1946 को आता है। तो एक से अधिक, तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी जो है ये आपका 1829 में किया जाता है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निरोधक कानून पारित किया और यह 1829 के रेगुलेशन नियम 17 के अंतर्गत कानून बनाया गया। सबसे पहले बंगाल में, फिर मद्रास में यह लागू किया गया। अगला है, 1857 की क्रांति जो है बिहार में कब आरंभ होती है? तो 1857 की जो क्रांति है बिहार में, ये 3 जुलाई को, कब? 3 जुलाई को प्रारंभ होती है। और कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले में पीर अली के नेतृत्व में यह 3 जुलाई को प्रारंभ होती है। इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल जो है वो मारा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरसा को सोते हुए, जो बिरसा मुंडा रहे हैं, इनको सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो इनको सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में जो है जमकोपाई के जंगल में सोते समय उनकी आदिवासी सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को रांची जेल में इनकी मृत्यु होती है। अगला है कि इनमें से किस घटना के समय सेनाओं ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं? शाही नौसेना विद्रोह जो आपका होता है, इसमें कहा गया था। अगला है, और इसमें जो जिस जहाज पे इन्होंने विद्रोह किया था उस जहाज का नाम क्या था? HMI तलवार। ठीक है। अगला है, और ये होता कब? 18 फरवरी 1946 में। 18 फरवरी 1946 में विद्रोह की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले मुझे पत्थर मिला, इंतजार घड़ियां अब समाप्त होती हैं? ये आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जो कि आपका 1931 में होता है। तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी, जिस पर इरविन ने कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो इसी के बाद इन्होंने यह चीज़ लिखी थी। अगला है, चौरी चौरा कांड कब होता? तो चौरी चौरा कांड जो है 5
5 फरवरी 1922 को होती है। कब? 5 फरवरी 1922 को होती है। तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोली चलाए जाने के बाद भड़की जनता ने थाने पर आग लगा दी, जिसमें थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी। इसी के बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगला है रणजीत सिंह कितने वर्ष की आयु में सुकर चकिया मिशल जिससे संबंधित रहे, इसके प्रमुख बनते हैं। तो 12 वर्ष की आयु में। तो रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में होता है। इस सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे और महासिंह की मृत्यु के बाद 1792 में ये रणजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। अगला है कि इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कहा गया है? तो ये रोलेट एक्ट 1919 को कहा गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट जो है संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है, इसीलिए इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? तो प्रथम दिल्ली दरबार का जो आयोजन है ये 1877 में होता है। तो टोटल 3 दिल्ली राजकीय दरबार होते हैं, दिल्ली दरबार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें प्रथम जो है दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1877 में आयोजित किया गया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कब होती है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी 1897 में होती है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता के समीप बारानगर में। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यदि इसमें देखें, इसके बारे में थोड़ी बात करें तो 19वीं सदी के तृतीय दशक के आसपास बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगठित होता है जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम जाना जाता है। इसके प्रवर्तक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो थे, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से कोई नाम नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि टेवरे नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो केशव चंद्र सेन को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 1866 में इसकी स्थापना की थी और 1870 में उन्होंने हिंदू पुनरुद्धार के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की थी। वहाँ से लौटने के उपरांत उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में के मोढेरा नामक स्थान पर है और यह मंदिर आज जो है भग्नावस्था में, जीर्ण अवस्था में, और इस मंदिर के निर्माण में हिंदू ईरानी शैली का प्रयोग किया गया है। सोलंकी राजा भीमदेव ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है कि दक्षिणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपका बिहार में स्थित है। तो बिहार में इस मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा के अलावा जो है यह सूर्य मंदिर कहाँ, बिहार में कहाँ पे? गया में है और इसमें सूर्य देव की प्रतिमा है। इसके अलावा विभिन्न देवी देवताओं की भी प्रतिमा इसमें है। अगला है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने निम्नलिखित में किसकी तुलना नेपोलियन से की थी? तो रणजीत सिंह की तुलना इन्होंने नेपोलियन से की थी। अगला है फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी? तो फतवा ए जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। अगला है जेद अवस्था निम्नलिखित किस संप्रदाय के ग्रंथ है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे तथा पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेद अवस्था है, जिसमें इनकी शिक्षाओं का संकलन है। तथा पारसियों का जो प्रमुख त्यौहार कौन सा है? नौरोज होता है। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यह कार्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका प्रारंभिक नाम जौना खा रहता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 में सुल्तान बनता है। इसी के द्वारा सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में किया जाता है। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो थे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दो लोग थे, तो एक से अधिक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम बारामहल जिले में कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% आता था। तो सर्वाधिक भूभाग जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ही आता था। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपका
जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत, फिर तीसरे पे महलवाड़ी थी। अगला है शिक्षा के प्रसार के दूसरे चरण की शुरुआत इनमें से किस गवर्नर जनरल के समय में होती है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 1854 जो है ये लॉर्ड डलहौजी का काल रहता है, तो 1854 में भारत की भावी शिक्षा नीति बनाई जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड जो डिस्पैच है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है कि इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में किसान संघ की स्थापना की गई थी? तो पावना विद्रोह के समय में, पावना विद्रोह आपका 1873 से लेकर 76, उस समय बिहार बंगाल का हिस्सा होता था। तो बंगाल में पावना क्षेत्र में जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध होता है। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 ईस्वी में पावना जिले में यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया था। अगला है कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह मुंबई में स्थापित किया गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, कहाँ पे? बम्बई में की थी। और 1877 में ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो लाहौर, एक सेकंड, कहाँ स्थानांतरित किया गया था? लाहौर में किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ई वाला सही होगा, क्योंकि पहले बम्बई में था, बम्बई से लाहौर स्थानांतरित किया गया था। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन नहीं, कराची अधिवेशन के समय में होता है। कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाव नहीं करने के विरोध में दिखाया गया था। अगला है बहुविवाह प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? बहुविवाह प्रथा की समाप्ति जो है 1872 में होती है। तो ये किस अधिनियम के तहत? तो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई तथा इस एक्ट के द्वारा बहुविवाह प्रथा को समाप्त किया गया था। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में की थी। और यदि प्रथम एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा है? इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है ना, तो प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। जबकि यदि यहाँ पे ये पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट, तब ए ऑप्शन आपका हो जाता। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। अगला है कि किस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकती है? तो यह चार्टर अधिनियम 1853 के तहत यह बात कही थी। अगला क्वेश्चन 89 की तरफ चलते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन है सार्जेंट योजना का संबंध किससे था? तो सार्जेंट योजना का संबंध जो है वो शिक्षा से रहा है। तो 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया। इसी समय कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। अगला है कि इनमें से किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध रहता है जो कि 1746 से 48 के मध्य में लड़ा जाता है। किसके मध्य में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। तो इसी को जो है सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध प्रारंभ क्यों होता है कि इसका जो तत्कालिक कारण था कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया था। तो याद रखिएगा ये युद्ध कब होता है? 1746 से 48 के मध्य में। अगला है कि किसने कहा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो यह जो है सिंघली जो अनुसूची रही है, सिंघली अनुसूची के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो अशोक जो है 273 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है, 232 ईसा पूर्व तक रहता है गद्दी पर, तथा ये बिंदुसार का पुत्र था। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था, तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया था। अगला है संथारा प्रथा का संबंध निम्नलिखित में किस संप्रदाय से है? तो जैन संप्रदाय से है। तो इस प्रथा के अनुसार जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और
अन्न जल ग्रहण त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है, जिससे धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। ये जो जयसिंह रहता है, ये मालवा के परमार वंश के शासक थे। इनका शासनकाल 1094 से लेके 1143 ईस्वी के मध्य था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र जो है इसी के दरबार से संबंधित रहे हैं। अगला है कि एक प्रसिद्ध संत जो प्रारंभ में डाकू थे, बाद में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन की प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनका नाम था आपका नामदेव। नामदेव जो थे, का जन्म एक दर्जी परिवार में होता है। माना जाता है कि अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे और इन्होंने बारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला है कि इनमें से किस संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में विस्तारित किया था? तो यह कार्य जो है रामानंद के द्वारा किया जाता है। तो रामानंद जो है 14वीं शताब्दी के महान संत थे। रामानंद का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। रामानंद ने ही दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की जगह राम की भक्ति की। इनके गुरु कौन थे? रामानुज थे। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो यह उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। राजा राम मोहन राय ने भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी थी। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है? तो यह जो कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है, निकोलो डी काउंटी निम्नलिखित में से क्या था? तो निकोलो डी काउंटी जो था ये इटली का यात्री था। इटली का यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य में के शासक देवराय प्रथम के समय में 1420 से लेकर 21 के मध्य में भारत आता है और देवराय प्रथम को एक शक्तिशाली राजा बताता है। अगला है, जब भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तो किस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये जो है 1 सितंबर को आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर के 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन होता है और 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला है, तेलंगाना आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो ये तेलंगाना आंदोलन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तेलंगाना आंदोलन को समझ लेते हैं। तेलंगाना आंदोलन जो है आपका 1946 से 51 के मध्य में होता है और यह तेलंगाना जो हैदराबाद रियासत का अंग था। यहाँ तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह जो जमींदारों के समर्थक पुलिस व गुंडों के प्रति था। यहाँ विशेषकर नालगोंडा के किसानों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण कुमरैया की पुलिस द्वारा हत्या थी। अब कथन पढ़ते हैं। तो किसानों ने पुलिस व गुंडों के खिलाफ विद्रोह किया, सही है। कुमरैया की हत्या भी इस विद्रोह के उत्पन्न होने के कारण में शामिल था, सही है। विशेषकर नालगोंडा के किसानों ने हिंसात्मक विद्रोह किया, सही है। तो एक से अधिक 1 2 3 तीनों सही हैं, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी जो है अप्रैल 1857 में दी जाती है। 29 में इनका जो विद्रोह होता है 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में 34वीं रेजिडेंट के बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था इस विद्रोह की शुरुआत। और 8 अप्रैल 1857 को इनको सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। तो अप्रैल 1857 हो गया। अगला है कि इनमें से किसने इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया था? तो यह फैसला विलियम बेडफर्न के द्वारा लिया गया था। तो विलियम बेडफर्न जो है 1889 में बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इन्होंने इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला लिया था। अगला है कि इनमें से किसने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का रहता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक जो है भारत का वायसराय रहता है। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 104 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी?
तो बी डी सावरकर के द्वारा, किसके द्वारा? बी डी सावरकर के द्वारा 1904 में इसकी स्थापना की जाती है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में इसका प्रथम स्थान था और यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने के नियम पर एक गुप्त संस्था थी। अगला है सैयद बंधु क्या थे? तो सैयद बंधु जो है ये हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे। सैयद बंधु हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे और सैयद बंधु भारत के किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कुल 4 लोगों को, फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला को बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके समय में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो जाती है? तो जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में भारी घटी महत्वपूर्ण घटना थी। मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति होती है इसमें, ठीक है, इसमें जो फारसी प्रभाव था उससे मुक्ति होती है इसमें। और इस समय की चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास होता है। इस कारण पर्सी ब्राउन ने जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई, ऐसा इन्होंने कहा था। किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने। अगला है हुंडी की व्यवस्था किसके समय में थी? तो मुगलों के समय में हुंडी की व्यवस्था थी। तो हुंडी का प्रचलन मुगलों के काल में होता है, जो कि व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में प्रयोग होता था और बड़े व्यापार जो हुंडी के माध्यम से ही होते थे। अगला है कि एतमद दौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उनकी पुत्री नूर जहां के द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाता है? तो 1626 से 28 के मध्य में कराया जाता है और यह आगरा में यमुना के किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह बनाया गया था। और इस इमारत की खासियत है, इस इमारत में सर्वप्रथम पितृदुआ तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगला है कि प्रसिद्ध विदेशी यात्री सिराजी किस दरबार में आया था? तो प्रसिद्ध विदेशी यात्री सिराजी अकबर के दरबार में आता है और यह एक विद्वान था जिसकी प्रशंसा जो है अकबर ने करता है और कहता है कि यदि उसके बदले में मेरा कोई संपूर्ण खजाना भी ले ले तो मेरा सौदा मेरे फायदे में ही रहेगा, ऐसा अकबर के द्वारा सिराजी के बारे में कहा गया था। अगला है कि विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य, उस समय मैकाले को शामिल किया गया था, तो एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम हमें लगाना है। तो देख लेते हैं घटनाएं कब होती हैं। आपका इसमें अगस्त घोषणा जो है, अगस्त घोषणा ये 20 अगस्त 1917 को होती है। फिर आपका अगस्त प्रस्ताव जो है ये 8 अगस्त 1940 का है। फिर अगस्त संकल्प 1942 का है 8 अगस्त, और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है 16 अगस्त 1946 का है। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है, बी, सबसे पहले अगस्त घोषणा 17 का, फिर अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर अगस्त संकल्प आएगा और फिर आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई आएगा 46 का। अगला है कि इनमें से किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मद्रास की परिषद का गठन किया गया था? तो इसके बारे में बात करें यदि, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1754 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी 1754 के तहत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर बम्बई तथा मद्रास की परिषद का गठन किया गया था और बंगाल को उसके अधीक्षण का अधिकार भी दे दिया गया था। तो कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट 1754 है वो, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में होती है। इसकी स्थापना कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना होती है और यह जो ट्रेड यूनियन था इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहते हैं और उपाध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा होते हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांत से चयन करते हैं? तो इनका जो चयन है वो गोरखा, सिख और पंजाब से। पहले क्या था आपके उत्तर प्रदेश और बंगाल से होते थे। अब जब इनका विद्रोह होता है उसके बाद गोरखा, सिख और पंजाब से करते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिहार से आए उच्च वर्ग के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। सरकार ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रांत से गोरखा, पंजाब क्षेत्र से सिंध सैनिकों की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है
चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने 18 पीर मोहम्मद मुनीस जो है ये 1882 से 1949 तक रहते हैं। इन्होंने ही चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक लिखा है। इसमें चंपारण के किसानों की वास्तविक स्थिति को बताया गया तथा शोषणात्मक विधि को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने कब त्यागपत्र दिया था? ये बिहार वाले इलाके में। तो 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकार गठन का फैसला किया, अतः मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। और 20 जुलाई 1932 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो जुलाई 1937 में। अगला है कि इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा जिले में संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था? तो यह कार्य जो है वो कई लोगों के द्वारा मिलकर किया गया था। तो 1942 के दौरान दरभंगा के कुलानंद वैदिक सिंघवारा के कपूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था। तो कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर, तो एक से अधिक है, तो ई ऑप्शन सही हो गया। अगला है बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया? तो इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, तो बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा गठन होता था। श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनते हैं, जो कि वहाँ के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बिहार में स्वराज दल की विफलता जो है 1923 तक जो है वो स्पष्ट हो जाती है, और आगे चल के 1925 तक यह दल जो है अप्रभावी हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने लाभप्रद वकालत करना छोड़ दिया था? तो आप देखें तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में इसमें पारित होता है, किंतु इसके पूर्व बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था। इस आंदोलन के दौरान बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने तथा अखिल भारतीय स्तर पर CR दास ने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ने वकालत छोड़ दी थी। तो एक से अधिक ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं कि कोल विद्रोह कब होता है? तो कोल विद्रोह जो है आपका 1830 से 32 के मध्य में होता है, और कहाँ पे? छोटा नागपुर क्षेत्र में। यह विद्रोह भारत में एक अविस्मरणीय स्थान रखता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। वास्तव में वहाँ मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है नोनिया संप्रदाय का संबंध किससे रहा है? तो नोनिया संप्रदाय के बारे में बात करें तो इनका संबंध सोरे से रहा है। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में सोरा नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात करते हैं नोनिया विद्रोह के बारे में। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 के मध्य में होता है। तो इनका संबंध सोरे के उत्पादन से। सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र जो है हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया था। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे तथा ब्रिटिश हुकूमत के शोषण का शिकार होने का नोनिया विद्रोह इन्होंने किया था 1770 से 1800 के मध्य में। अगला है कि पटना के गोलघर निर्माण के कार्यों में शामिल नहीं है। तो जो बार बार अकाल पड़ रहे थे उसकी वजह से, तो ये सही है। पटना का मुख्य प्रशासनिक केंद्र होना, ये भी सही है। अन्न भंडार की अपर्याप्तता, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत की मांग, ये भी सही है। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिहार में अकाल की बारंबारता को देखते हुए जॉन शोर ने इसके कारण एवं प्रकृति की जाँच हेतु नियुक्त किया गया, मतलब जॉन शोर को नियुक्त किया गया। जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण के सुझाव पर 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सुमेलित नहीं है? तो बारदौली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित, सही है। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, सही है। लाल कुर्ती गफ्फार खां, सही है। बकास संघर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका सभी सही है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो गया। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक की स्थापना जो होती है 1902 में की गई थी, और कहाँ पे? बंगाल में। इसके संस्थापक थे बालेंद्र कुमार घोष, जतिननाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिनदास, सतीश चंद्र बोस इत्यादि। तो यहाँ पे देखिए बालेंद्र कुमार घोष हैं, सतीश चंद्र बोस हैं, प्रबोध मित्र हैं। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है इनमें से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो ये अशोक मेहता कहते हैं। तो कुछ और लोग देख लेते क्या कहते हैं इसके बारे में। तो सावरकर, BD सावरकर व अशोक मेहता जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध क्या बताते हैं 1857 क्रांति को। RC मजूमदार जो हैं ये 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते हैं, नहीं मानते हैं। TR होम्स कहते हैं कि सभ्यता में बर्बरता का संघर्ष था।
डब्ल्यू टेलर व जेम्स आउटरम जो है इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र बताते हैं। अगला है कि लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी का विलय करके किए किस नए संगठन का निर्माण किया गया था। तो इसका विलय करके जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो 1851 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल इंडिया सोसाइटी का विलय करके नए संगठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा कपाट सिद्धांत सर्वप्रथम किस पत्रिका में दिया गया। तो यह जो है यंग इंडिया में यह दिया गया था। तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत सर्वप्रथम जो है लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अगला है 128 नंबर क्वेश्चन कि मैडम भीकम जी कामा ने जब 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया तो उस ध्वज में कौन सा रंग नहीं थे। ये इन्होंने जर्मनी की स्टेगार्ड में यह झंडा फहराया था जब वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गई थी। तो ये तिरंगा झंडा था जिसमें हरा पीला लाल शामिल थे परंतु सफ़ेद रंग नहीं था। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तोसा मारू कांड का संबंध किससे रहा है। तो तोसा मारू कांड का संबंध गदर पार्टी से रहा है। तो तोसा मारू कांड जो है आपका 1914 में होता है और यह गदर पार्टी के नेताओं से संबंधित रहा है। तोसा मारू नामक जहाज पर गदर पार्टी के कुछ क्रांतिकारी नेता यात्रा कर रहे थे और अपने सिंगापुर पड़ाव के दौरान भाई परमानंद के क्रांतिकारी भाषण से भारतीय सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध की भावना जागृत होती है। अगला है अहरार अहरार आंदोलन कब होता है। तो अहरार आंदोलन जो है ये 1906 में हुआ था। तो 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इस आंदोलन का आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को हतोत्साहित करना था। अगला है इनमें से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश जिसका शासनकाल जो है 1211 से लेकर के 1236 तक रहता है। यह इलवरी तुर्क था तथा यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार था और यह ऐबक का दामाद रहता है और बाद में उसके बाद गद्दी संभालता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो खुद गुलाम था और ये उसका गुलाम था। अगला है प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थापित है। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये आपका अजमेर में स्थापित है। कुतुबुद्दीन ऐबक में सैन्य योग्यता के साथ साथ वह साहित्य एवं कला का भी प्रेमी था। इसने 2 मस्जिद कुवत उल इस्लाम दिल्ली के महरौली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण कराता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जस्ता शोधन की तकनीक का आरंभ कब से माना जाता है। तो भारत में जस्ता शोधन की तकनीक जो है 12वीं सदी में आरंभ होती है। अबुल फजल इसके लिए जावर क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर का जावर क्षेत्र का उल्लेख करता है। अगला है इनमें से किसे 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। तो औरंगजेब को बनाया गया था। औरंगजेब को 2 बार बनाया जाता है। प्रथम बार 1636 से 44 तक और दूसरी बार 1653 से लेकर के 56 तक। और शाहजहां का जो दक्षिण अभियान था, औरंगजेब का नहीं, शाहजहां का जो दक्षिण अभियान था वो सबसे सफल माना जाता है। अगला है कि शेरशाह के प्रशासन में दीवाने कजा का संबंध किससे था। तो ये न्याय विभाग से संबंधित रहा है। तो शेरशाह के प्रशासन में ये न्याय विभाग से संबंधित इसके प्रमुख अधिकारी को काजी कहा जाता था। शेरशाह के राजनीतिक अभियानों का सही क्रम क्या होगा। तो इसको थोड़ा सन देख लेते हैं। तो शेरशाह के राजनीतिक अभियानों में मक्खारों से युद्ध होता है। मक्खारों ये गखरों से युद्ध जो है ये आपका 1541 में होता है। इसके बाद मालवा का युद्ध जो है ये आपका 1542 में होता है। इसके बाद रायसीन का जो युद्ध है ये 1543 में होता है। मारवाड़ का जो अभियान है आपका 1544 में होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका आप देखें सी, सबसे पहले गखरों का, फिर मालवा का, फिर रायसीन का, फिर मारवाड़ का अभियान। इसके अलावा कलिंजर का अभियान जो होता है ये 1545 में होता है। अगला प्रश्न है 137 नंबर की तरफ चलते हैं। तो सावन मंडप एवं भादो मंडप निम्नलिखित में से किस इमारत के अंदर बनाया गया है। तो ये लाल किला के अंदर बनाया गया है। किसके अंदर? लाल किला के अंदर। तो लाल किला के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करा है जिसके बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। ठीक है।
हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए हैं, जिसे सामन मंडप और भादो मंडप कहा गया है। इस बाग का फव्वारा जो है वो दर्शनीय है। अगला है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मीर कासिम का जो संगठन था या जो गुट था, और अंग्रेजों के मध्य में यह युद्ध होता है आपका 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें जो है गुरगीन खां जो है मीर कासिम की सेना की तरफ से लड़ता है और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। 1746 से 48 के मध्य में होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। तो इसमें अंग्रेज अधिकारियों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना ही इसका तत्कालिक कारण था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें यदि देखें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया, सही है। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर और आसाम में उनके प्रवेश को लेकर युद्ध किया, सही है। अगला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय लड़ा गया, ये भी सही है। अगला है एलन बरो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया, ये भी सही है। तो एक से अधिक सभी सही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन से की है? यह प्रश्न पहले भी हो चुका है, रिपीटेड है, आपका रणजीत सिंह को के लिए कहा था। अगला है कि वह कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने यह कारनामा किया था। तो 1872 में टीपू सुल्तान अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनता है, और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया तथा अपने को नागरिक टीपू पुकारता था। अगला है कि इनमें से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? तो यह जो कार्य है वो फैजाबाद में होता है। तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया तथा मौलवी अहमदुल्लाह मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद की घटना कौन सी थी? तो नील विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह के पहले संथाल विद्रोह होता है, उसके जस्ट बाद जो है नील विद्रोह होता है। तो नील विद्रोह जो आपका 1859 से 60, जबकि संथाल विद्रोह 1856 में, और आपका ये 1857 का विद्रोह होता है। तो नील विद्रोह 1859 से 60 के मध्य कृषक आंदोलनों के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक एवं जुझारू विद्रोह था, जो कि बंगाल में होता है। बंगाल में काश्तकार जो है अपने खेतों में चावल खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंपा विद्रोह का क्षेत्र विस्तार कहाँ रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। रंपा विद्रोह 1922 से लेकर के 24 में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में होता है। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध था। यह विद्रोह सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाया गया? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा खुलवाया जाता है। तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और यह प्रथम भारतीय संगठन या व्यक्ति था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाया तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय भी खोला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी? तो ये भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के माध्यम से। तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 ने लिटन के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधान को पुनर्जीवित कर दिया था। इस अधिनियम के तहत सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। अगला प्रश्न है 148। तो इनमें से किस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था? तो अनुज्ञप्ति नियम 1823 के तहत 1823 में जॉन एडम्स के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। तो किसके समय में? जॉन एडम्स के। यह अस्थायी गवर्नर था। इस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को की पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद हुआ था। अगला है बुरहेड आयोग का गठन या संबंध किस विषय से है? तो इसका जो संबंध है वो अकाल के जांच से संबंधित है। 1943 के दौरान बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जॉन वुडहेड
अकाल का गठन किया गया। इस अकाल का सब स्वरूप जो है दैवीय या प्राकृत से ज़्यादा मानव निर्मित था। ये जो अकाल 1843 में आता है तथा द्वितीय विश्व युद्ध भी इस अकाल का कारण बनाता है, क्योंकि इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा होता है। अगला है कोठारी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कोठारी आयोग की स्थापना जो 1964 में की गई थी। 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, 1664 में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 150 क्वेश्चन पूरे व्याख्या के साथ देखे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।